नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। हम देख रहे हैं अपना टेस्ट सीरीज नंबर 3। बढ़ेंगे हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसका ढांचा विश्व कोशात्मक है? राउरवेल, वलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर, पंचाख्यान। हमारा आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना। शिवदास, वीरेंद्रनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो यह कथन किसका है? ये है हमारे वीरेंद्रनाथ मिश्र का, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। सूफी धर्मोपदेश पर आधारित ग्रंथ है, कौन सा है? रिसाला सहवारा, सबरस, मिराजुल आस्कीन या हिदायतनामा। आंसर हो जाएगा हमारा मिराजुल आस्कीन। ये किस पे आधारित है? सूफी धर्मोपदेश पर आधारित ग्रंथ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र के द्वारा किसने नहीं माना है? आप ध्यान देंगे इस नहीं शब्द पे, किसने माना है ये नहीं, किसने नहीं माना है। किसने नहीं माना है? तो वीरेंद्रनाथ मित्र या ग्रियर्सन, नलिनी मोहन सान्याल या R.W. फ्रेजर। तो हमारा आंसर हो जाएगा वीरेंद्रनाथ मित्र, इन्होंने नहीं माना है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी रचना ब्रजभाषा गद्य में रचित नहीं है? ब्रजभाषा व्याकरण, लाल चंद्रिका, राजनीति या फिर माधव विलास। हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपना। निम्न में से कौन सा पत्र साप्ताहिक नहीं है? प्रजामित्र, मालवा अखबार, बुद्धि प्रकाश या वृत्तांत विलास। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? वृत्तांत विलास। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे अपना क्या है। बंगदूत का प्रकाशन, बंगदूत का प्रकाशन निम्न में से किस भाषा में नहीं होता था? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या फिर बंगला। किस में नहीं होता था इसका प्रकाशन? उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन नहीं होता था। निम्न में से कौन सी रचना शिव प्रसाद सिंह की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वर्णमाला, स्वयंबोध या धर्म रक्षा, विद्यांकुर। तो धर्म रक्षा इनकी नहीं है, बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं किसकी हैं? शिव प्रसाद सिंह की हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना वर्ष है 1879, 1881, 1883 या कि 1882। इसमें आप ऐड कर लेंगे, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आप ऐड करेंगे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, इसका वर्ष क्या है? तो इसका वर्ष हो जाएगा 1882 ईस्वी। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। निम्न में से भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं? 2, 3, 5 या फिर 7। तो नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं भारतेंदु ने? 5 उद्देश्य बताए हैं। आगे देखेंगे 11 नंबर, विधवा विवाह के लेखक हैं। तो विधवा विवाह के लेखक कौन है? काशीनाथ खत्रे, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। मिलान करना है हमें। चंडी चरित, चंड कौशिक, चंडीदास नाटक या मीठा जहर। ऑप्शन है आपका गुरु गोविंद सिंह, क्षेमेश्वर, आगा हसर कश्मीरी और नारायण प्रसाद बेताब। हमारा आंसर हो जाएगा का 1, 2, 3, 4। ये जो है क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चंडी चरित्र के लेखक गुरु गोविंद सिंह ही हैं, चंड कौशिक क्षेमेश्वर के हैं, चंडीदास नाटक आगा हसर कश्मीरी का है, मीठा जहर नारायण प्रसाद बेताब का है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना कितने खंडों में की है? वीरेंद्र कुमार जैन ने, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देंगे हम। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना कितने खंडों में की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 खंडों में
की है। विवेकानंद की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तोड़ो कारा तोड़ो, ये जो उपन्यास है वो किस पे आधारित है? विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, बूंद और समुद्र। दो बूंद जल अपने अपने अजनबी, कोई अजनबी नहीं। मिलान करना है। ऑप्शन है आपका अज्ञेय, शैलेश मटियानी, अब उसके बाद अमृतलाल नागर, और फिर से हम देख रहे हैं शैलेश मटियानी को। हमारा आंसर हो जाएगा का 3, 2, 1, 4। ठीक, मतलब बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। दो बूंद जल ये शैलेश मटियानी का है, अपने अपने अजनबी पता ही होगा आपको, अज्ञेय का है। और कोई अजनबी नहीं, ये भी किसका है? शैलेश मटियानी का है। बूंद और समुद्र ये है आपके अमृतलाल नागर का, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे अपना 16 नंबर क्वेश्चन हम। एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन किस रचना में निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनदेखे अनजाने पुल। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता और उसके सपनों का अंकन रचित किया गया है। हिंदी कहानी उद्भव किस युग से माना जाता है? हिंदी कहानी का जो उद्भव है वो द्विवेदी युग से माना जाता है। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक हमारे इला चंद्र जोशी को माना जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। अंगद की नियति, भाव पुरुष श्री कृष्ण, कितने मोर्चे और समबुद्धि। तो जो ये समबुद्धि है ये विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, मिलान करना है आपको। कौमुदी, काव्यांग कौमुदी, कविता कौमुदी और कौमुदी महोत्सव। आपका ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा और हमारा है शिवराणी देवी। तो जो कौमुदी है ये आपका किसका हो जाएगा? शिवराणी देवी का हो जाएगा। बाकी आपका है काव्यांग कौमुदी, ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, और नहीं ये बी वाला है आपका काव्यांग कौमुदी। तो जो काव्यांग कौमुदी है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, और ये कविता कौमुदी जो है ये आपका राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा। बचा आपका कौमुदी महोत्सव, तो ये हो गया राम कुमार वर्मा का। आंसर क्या हो गया? अगर 4, 1, 2, 3 किसमें है? गा, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपना 21। नलिन बिलोचन शर्मा का आलोचना ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है? साहित्य सर्जना इनका ग्रंथ नहीं है। ठीक, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को गद्य प्रबंध कहा। तो किसने कहा हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को गद्य प्रबंध? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। दलित विमर्श की भूमिका के लेखक हैं। कौन है? रजत रानी मीनू, या फिर तेज सिंह, या दिनेश राम, या कंवल भारती। तो हमारे जो दलित विमर्श की भूमिका के लेखक हैं वो हैं हमारे कंवल भारती। ये केवल लिखुटा है, मिसप्रिंट है, इसे आप कंवल बना लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंवल भारती। ठीक, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार धूल पौधों पर इस पे नहीं मिली है। बाकी मिट्टी की बारात, अमृत और विष, लोकायतन, तीनों रचनाएं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त रचनाएं हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मनोविकार संबंधी निबंध के सूत्र प्राप्तकर्ता हैं। कौन है? तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी मनोविकार संबंधी निबंध के सूत्रपातकर्ता माने जाते हैं। महाभारत में रीति है। महाभारत में कौन सी रीत पाई जाती है? इसमें आपकी पांचाली रीत पाई जाती है। बढ़ेंगे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किसे कहा गया है? रामायण,
महाभारत, पुराण या फिर कुमार संभव में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, रामायण। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। आद्य कविरस किसे कहा गया है? तो आद्य कविरस हमारे वाल्मीकि महोदय को कहा जाता है। रामायण में कौन सा कांड नहीं है? उत्तरकांड या लवकुश कांड या फिर युद्ध कांड या अरण्य कांड। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें आपसे हम जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं रामायण के बारे में पूछ रहे हैं, आप इस पे ये नहीं जाएंगे, रामचरितमानस पे आप नहीं जाएंगे, है ना। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? रामायण के बारे में। तो आप रामायण के हिसाब से आंसर देंगे अगर, तो उत्तरकांड जो है वो रामायण में नहीं उपलब्ध है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में प्रथम कवि किसे कहा है? तो किसे कहा है इन्होंने? वाल्मीकि को। वाल्मीकि को जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में प्रथम कवि माना है। पाश्चात्य आलोचना का सिद्धांत नहीं है अस्तित्ववाद, मनोरंजनवाद, संरचनावाद या विखंडनवाद। तो मनोरंजनवाद पाश्चात्य आलोचना का सिद्धांत नहीं है। कंबलदह में समास है तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष या व्यंजक आदि, मयूर व्यंजक आदि। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, उपपद तत्पुरुष ये जो है क्या कहते हैं, कंबलदह में समास पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? तो सादृश्य मूलक अलंकार कौन कौन सा है? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा या असंगत। विकल्प है आपका 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3 और इसके साथ 1 और 3। तो ये जो हमारा 2 है और ये हमारा जो 3 है, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा, ये दोनों क्या हैं? सादृश्य मूलक अलंकार हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अरस्तु द्वारा रचित आन पोएटिक्स नामक ग्रंथ कितने अध्याय में रचित है? या आन पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय उपलब्ध हैं? तो अरस्तु के ग्रंथ में टोटल 26 अध्याय उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति, सहोक्ति, बिनोक्ति या फिर व्यतिरेक। आंसर हो जाएगा हमारा समासोक्ति। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 36 की ओर और देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। 36 नंबर है, विजय का विलोम है। तो विजय का विलोम क्या है? विजित होगा कि पराजय या फिर अजय या फिर संजय। तो आंसर हो जाएगा आपका पराजय। सुमति का विलोम है, तो सीधी सी बात है, सुमति का विलोम कुमति है, ये आपको पता ही होगा। सुषुप्ति का विलोम है, सुषुप्ति का विलोम आपका हो जाएगा जागरण। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो जो जल्दी बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री है उसे सद्य प्रसूता कहा जाता है। आधा का तत्सम क्या होगा? अद्धा, आद्य, अर्ध या फिर अध। तो आधा का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ध। यहाँ आप में स्प्रिंट है, इसे सुधार करेंगे, ये होगा अर्ध। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, आधा का तत्सम अर्ध होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आश्रय का तद्भव क्या होगा? आश्रा, आखर, आश्रित या फिर आसन। तद्भव पूछा जा रहा है आपसे, मतलब आसरा जो है वो आश्रय का तद्भव रूप है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। शुद्ध वाक्य है या छात्र अति तेज है। तो यहाँ गलती है, देखने को आपको मिल गई होगी। अति तेज से कोई मतलब नहीं है। नेताजी प्रचंड बहुमत से जीते, ये प्रचंड बहुमत नहीं होगा, सिर्फ नेताजी बहुमत से जीते हैं। काव्य रचना कवि का कर्म है, यह भी आपका वाक्य गलत है। यह एक विकट समस्या है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्या है? यह एक विकट समस्या है। ठीक, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है खतरा मोल लेना। आगे बढ़ेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय है,
तो ये जो आपका मानव दिख रहा है ये समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय अर्थात निमित्त जो है यह एक संबंध बोधक अव्यय है। कैथी लिपि का संबंध है। कैथी लिपि का संबंध बांग्ला से है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की पत्रिका है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो पत्रिका है उसका क्या नाम था? गवेषणा। गवेषणा जो है ये केंद्रीय हिंदी संस्थान की पत्रिका है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। स्त्रीलिंग शब्द है जल, सरोवर, सड़क या फिर शिच। तो ये जो सड़क है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है कौन सा? श्रृंगार। श्रृंगार आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। नरेश मोहन को पुस्तक पढ़ाता है। इसमें क्या पूछा गया है? किस कौन सा कर्म है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर नाम बोधक? आंसर हो जाएगा आपका द्विकर्मक। नरेश मोहन को पुस्तक पढ़ाता है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो मिश्र बंधु नाम से विख्यात जो लेखक हैं उनमें कौन है? गणेश बिहारी। ठीक। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी। बढ़ेंगे आगे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसकी रचना है? तो मौखिक इतिहास नीलाभ की है। रीति काव्य को सबसे पहले रीति काव्य नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो रीति काव्य को सर्वप्रथम रीति काव्य नाम रखने का जो सुझाव दिया है वो ग्रियर्सन ने दिया है। बढ़ेंगे आगे। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य जो हमारी पुस्तक है इसके लेखक हैं हमारे मोतीलाल मेनारिया। निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या लक्ष्मी सागर। तो उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि ये जो डॉक्टर नगेंद्र हैं ये संपादक हैं न कि लेखक हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या है ये? संपादक हैं। बढ़ेंगे आगे। हिंदी गद्य विन्यास और विकास पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंदी गद्य विन्यास और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके हमारे लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। बढ़ेंगे आगे 59 नंबर क्वेश्चन पे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित। ठीक। ये गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो गद्य तक अपना लेखन किसने सीमित रखा है? तो मुंशी प्रेमचंद। आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन सिर्फ गद्य तक सीमित रखा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के किस प्रकरण में कहा है या इसे किस प्रकरण में रखा है? किस, यहाँ पे आप सा बनाएंगे, वो कित लिखा है, मिसप्रिंट है। ठीक। तो किस प्रकरण में कहा है? प्रकरण 1, 2, 3 या कि 4। तो ये कहा है 4 नंबर में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 हम अपना
देखेंगे। 61 हो गया, सॉरी 62 नंबर पे हम चलेंगे। क्या है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन? माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किसकी है? तो ये जानी मानी पंक्ति है हमारे कबीर दास की। तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? तो स्मिथ महोदय ने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी थी? तो आपसे पूछा जा रहा है नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। अगर आपको पता हो आलवारों की संख्या कितनी थी तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 65 नंबर पे हम देखेंगे भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख में नाम नहीं है। तो नवधा भक्ति में क्या नहीं है? श्रवण, पाद सेवन, रूप शक्ति या फिर बंधन। तो तीनों है, ये रूप शक्ति आपका इसमें नहीं है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है उपनिषद, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, बी और सी दोनों। तो वैष्णव भक्ति का जो आधार है वो भागवत पुराण को माना गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को किसने रूपकों का बादशाह कहा है? लाला भगवान दीन, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल या ए और बी दोनों? आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ठीक, ए और बी दोनों। तो अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को रूपकों का बादशाह क्या कहा है? इन दोनों ने रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह दोनों ने कहा है। ग्रियर्सन ने किसका उपनाम नारायण दास बताया है? तो नाभा दास का उपनाम नारायण दास बताया है। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सेनापति के कवित्र रत्नाकर में कितने तरंग हैं? तो क्वेश्चन देखेंगे हम। सेनापति के कवित्र रत्नाकर में 4, 5, 8 या फिर 12। तो टोटल 5 हैं। ठीक, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हम इसमें कितने हैं? 5। कवित्र रत्नाकर में किसका वर्णन है? तो कवित्र रत्नाकर में राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जहां देहरा ना मस्जिद पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो नामदेव की है, आप कबीर पे मत जाइएगा। पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है। किसकी है ये पंक्ति? ये है रैदास की। ये है यार शायद थावर जंगम कीट पतंगा, एक बार इसे आप देख लेंगे। ये पावर मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट है, इसे थावर होना चाहिए था, ये चीज़ होनी चाहिए। तो देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। किस संत ने श्रृंगार रस का कट्टर विरोध किया है? श्रृंगार रस का कट्टर विरोध किसने किया था? सुंदरदास ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। पद्मावत में सिंघल किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है सिंघल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किस कृति में नहीं पाई जाती है? तो चित्रावली में नहीं पाई जाती है, बाकी मृगावती, सत्यवती कथा, इंद्रावती में पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। उस्मान कवि किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे उस्मान कवि? ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? जहांगीर। तुलसीदास के पंचरत्न में शामिल रचना नहीं है, तो तुलसीदास के पंचरत्न में कौन सी नहीं शामिल है? रामचरितमानस, ये इनके पंचरत्न में शामिल नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे मतीराम की कौन सी कृति भाव सिंहाड़ा को समर्पित है? तो ये जो ललित ललाम है ये भाव सिंहाड़ा को समर्पित है। कविदेव की कृति रस विलास किसको समर्पित है? तो रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेखक ने रीतिकाल में होली, फाग और त्योहार का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है? पद्माकर, देव, सेनापति या फिर बिहारी? आंसर हो जाएगा आपका
पद्माकर। इन्होंने होली, फाग और त्यौहार का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। किसने कहा यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका ग्रियर्सन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पे। बिहारी लाल के दोहे की संख्या जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कितनी मानी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो मान्यता है 713। किसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया? तो सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार करने वाले जो लेखक हैं इनमें से कौन है? भिखारी दास हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। रीतिकाल को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण क्षेत्र कहा? तो किसने कहा इसे? नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को रसवादी माना, जबकि नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है? किसको माना है? बिहारी को। बिहारी को जो नगेंद्र हैं वो क्या मानते हैं? ध्वनिवादी, और जबकि आचार्य शुक्ल हैं वो रसवादी मानते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86। वे प्रेमोन्मत्त कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। कथन किसका है? आलम, बोधा, ठाकुर या फिर भिखारी दास? तो ये जो कथन है ये आलम के बारे में है। आप आंसर जरूर देंगे कमेंट में कि ये जो है कथन ये किसका है। आपका अगर ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी को आप ले लेंगे, बच्चन सिंह को ले लेंगे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा, ये आपके 4 हो जाएंगे। इनमें से आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये कथन किसका है। सुदामा चरित किसकी कृति है? भिखारी दास, पद्माकर, आलम, ठाकुर। सुदामा चरित ये आलम की कृति है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस विद्वान ने मूल्य सिद्धांत दिया है? तो मूल्य सिद्धांत किसने दिया? I.A. रिचर्ड्स ने दिया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? तो ये जॉन बार्थ ने किया है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये जो है किसकी पंक्ति है? नहीं सॉरी, क्या पाया जाता है इसमें? अभिधा शाब्दी व्यंजना, लक्षणा शाब्दी व्यंजना, गौणी साध्य वसना लक्षणा, या फिर ये सभी? आंसर हो जाएगा आपका अभिधा शाब्दी व्यंजना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है, तो इन्होंने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं। रिपब्लिक ग्रंथ किसका है? प्लेटो का है। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर को माना गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मनोविश्लेषणवाद से किसका संबंध है? तो हमारे युंग महोदय का संबंध मनोविश्लेषणवाद से है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद आपने पढ़ा ही होगा। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी हमारे उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक स्वीकार किए जाते हैं। शैव दर्शन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा? शैव दर्शन किसका है? तो किसका है ये शैव दर्शन? हमारे अभिनव गुप्त का। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या 10 मानी है। काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार भामा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से मम्मट की रचना है कौन सी? काव्य प्रकाश। ये किसकी रचना है? काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है।
हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांत के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है। किसने कहा है? ये ग्रियर्सन का कहना है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है आपका मगध, द्वारका, मथुरा, अयोध्या। तो ब्रजभाषा का जो सेंटर है वो मथुरा है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 103 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अपभ्रंश को क्या कहते हैं? ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसे तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। राजभाषा अधिनियम किस सन में है? 1955, 1963, 1968 या फिर 1959? उत्तर हो जाएगा आपका 1963। बढ़ेंगे आगे। पैसाची से उत्पन्न आधुनिक भाषा है सिंधी, लहंदा, पंजाबी या फिर बी और सी दोनों? तो पैसाची से हमारी लहंदा पंजाबी दोनों हैं, इसलिए बी सी दोनों हो जाएगा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो हो जाएगा आपका आंसर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जस्टिस रोहिणी। बढ़ेंगे आगे, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये तो आपको पता ही होगा, वुलर झील। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन्यजीव संस्थान हमारा देहरादून में स्थित है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है? तो ये जो वित्तीय आपात की स्थिति है वो आज तक कभी भी घोषित नहीं की गई। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो जो ईसीजी होता है वो हार्ट की गति को मापा जाता है। किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो हृदय। बढ़ेंगे आगे, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो मॉरिशस में आयोजित किया गया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे क्या है हमारा। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारा जो सर्वप्रथम विवरण है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये आपको पता ही होगा। बढ़ेंगे 117 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम वायसराय था। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 119 पे। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है। 10वां महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? 2025। तो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी। सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है?
तो जो CD एवं हार्ड डिस्क है उसे SSD के नाम से जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान देंगे आप, हिंदी का नहीं पूछा जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो जो पहली महिला थी वो थी अमृता प्रीतम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन। कौन सी संस्था मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करती है या प्रकाशित करती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा काजू महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। तो ये आपके 125 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, प्रश्नोत्तरी 3 के। हमें लगता है कि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी ज़रूर अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे टेस्ट श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो आप गोविंदपुर के जीसान मार्केट में दुर्गा पार्क में ज़रूर आइए, सुबह 8:30 से 10:30 प्रत्येक गुरुवार। अगले गुरुवार को हमारी टेस्ट श्रृंखला नंबर 4 आयोजित की जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारी ऑफलाइन टेस्ट श्रृंखला में भी। धन्यवाद।